तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले हमने 11 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी, जो कि हिंदी इंग्लिश यानी कि बोल चाल की भाषा में लिखी हुई है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम को नेचर की फंक्शनल यूनिट की तरह देखा जाता है। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में तथा आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक। इकोसिस्टम का साइज स्मॉल पॉन्ड से लेकर लार्ज फॉरेस्ट या सी तक वेरी कर सकता है। कई इकोलॉजिस्ट पूरे बायोस्फीयर को ही ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। पूरे बायोस्फीयर को ही ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं, जिसमें अर्थ के सभी लोकल इकोसिस्टम सम्मिलित होते हैं। एक कैटेगरी यह सिस्टम एक बार में स्टडी के लिए काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सुविधा के लिए इसको दो कैटेगरीज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में डिवाइड किया गया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट के बारे में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने रखा है पॉन्ड को, लेक को, बेड को, रिवर को और एस्चुरी को। मैन मेड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या है, क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम। इनपुट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और आउटपुट को समझने के लिए हम सबसे पहले इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। इनपुट प्रोडक्टिविटी, आउटपुट डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन और फूड वेब और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को। इसके साथ ही हम साइकिल्स, चेन्स, वेब्स के रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप को भी देखेंगे, जो कि सिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो की वजह से बनता है। अगर हम बात करें बेटा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के, ठीक है, तो एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे को, अपने सराउंडिंग को प्रभावित करते हैं। आइए इन कंपोनेंट्स को भी इंटीग्रेटेड संयुक्त मैनर में देखें और ये जाने कि इकोसिस्टम के इन कंपोनेंट्स में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से यह फिजिकल स्ट्रक्चर्स बनता है, जो कि प्रत्येक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। प्लांट एवं एनिमल स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन और एनुमरेशन इकोसिस्टम के स्पीसीज कंपोजिशन को दर्शाता है। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीसीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीसीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फॉरेस्ट में ट्रीज टॉप वर्टिकल लेयर और सब सेकंड लेयर, हर्ब और ग्रासेस बॉटम लेयर होते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स एक यूनिट के रूप में फंक्शनल दिखते हैं जब आप निम्न एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो एस्पेक्ट क्या क्या है, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एक एक्वेटिक सिस्टम के प्रकृति को समझने के लिए हम पॉन्ड्स का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। पॉन्ड पूरी तरह से एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, निश्चित ये सिंपल एग्जाम्पल भी है। पॉन्ड एक एक्वेटिक सिस्टम है। पॉन्ड है तो एक्वेटिक सिस्टम ही होगा। में हो रहे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को भी सब एक्सप्लेन करता है। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है, ठीक है, कम पानी है, जिसमें जिसमें ऊपर दिए गए चारों बेसिक कंपोनेंट्स अच्छी तरह से प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पॉन्ड का पानी एक एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट है। पॉन्ड वाटर में घुले हुए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। पॉन्ड्स के बॉटम में रिच सॉइल डिपॉजिट पाए जाते हैं। सोलर इनपुट, टेम्परेचर की साइकिल, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे तालाब के रेट को, फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत
फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी और फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं। तालाब के किनारे एजेस पर जो पौधे होते हैं उन्हें मार्जिनल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन यहाँ। तालाब के किनारों पर जो पौधे होते हैं उन्हें मार्जिनल प्लांट्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को जू प्लांक्टन, फ्री स्विमिंग तथा ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कंज्यूमर्स को जू प्लांक्टन, फ्री स्विमिंग, वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डिकम्पोजर में फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजलेट्स आते हैं। डिकम्पोजर्स में फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजलेट्स आते हैं जो अधिकतर तालाब के बॉटम में रहते हैं। ठीक, ये सिस्टम किसी भी इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉप्स द्वारा इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलना, हेटरोट्रॉप्स द्वारा ऑटोट्रॉप्स का कंजप्शन, डेड मैटर का डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन का ऑटोट्रॉप्स को रीयूज के लिए रिलीज करना है। ये इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हायर ट्रॉपिक लेवल से और होता है तथा एनवायरनमेंट में इसका डिसिपेशन और लॉस हीट के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार है दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक, ये सिस्टम किसी भी इकोसिस्टम और बायोस्फीयर्स के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉप्स द्वारा इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलना, हेटरोट्रॉप्स द्वारा ऑटोट्रॉप्स का कंजप्शन, डेड मैटर का डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन कर ऑटोट्रॉप्स को रीयूज के लिए रिलीज करना। ये इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हाई ट्रॉपिक लेवल की ओर होता है तथा एनवायरनमेंट का इसका डेसिपिएशन और लॉस हीट के रूप में होता है। ठीक, अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी को, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल और स्थायी बनाए रखने के लिए लगातार सोलर एनर्जी प्रदान करना बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के द्वारा एक फिक्स टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इन्हें वेट, ग्राम स्क्वायर या एनर्जी किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन को दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बायोमास प्रोडक्शन की दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए इसे जी इनवर्स स्क्वायर, ईयर इनवर्स स्क्वायर और किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर, ईयर इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी में डिवाइड किया जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें जीपीपी की, तो इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की दर को जीपीपी कहते हैं। ठीक है, जीपीपी की उचित मात्रा प्लांट द्वारा रेस्पिरेशन में उपयोग की जाती है। अगर बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी लॉसेस है। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के कंजप्शंस के लिए अवेलेबल बायोमास को एनपीपी कहते हैं। दोबारा पढ़ो, हेट्रोट्रॉप्स यानी कि हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के कंजप्शंस के लिए अवेलेबल बायोमास को क्या बोलते हैं? एनपीपी कहते हैं। कंज्यूमर्स द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कंज्यूमर द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करती है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी और प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है। इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विभिन्न इकोसिस्टम में वेरी करती है। पूरे बायोस्फीयर में पूरे बायोस्फीयर की एनुअल एनपीपी का भार ऑर्गेनिक मैटर का लगभग 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट है। अर्थ सरफेस का लगभग 70% भाग ओशंस द्वारा ढका है। ओशन की प्रोडक्टिविटी केवल 55 बिलियन टन्स है। शेष मात्रा लैंड पर प्रोड्यूस होती है।
decomposition. Second topic is decomposition. First is productivity and second is decomposition. अर्थवॉर्म को किसानों का फ्रेंड बताते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म को किसानों का मित्र कहते हैं। अर्थवॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके साथ साथ सॉइल को लूज करने में भी हेल्प करता है, ये आप सबको पता है। डिकम्पोजर्स द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने की प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोज क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2, H2O और न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। डेट्राइटस डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स डेट्राइटस बनाते हैं। डेट्राइटस डेड प्लांट और डेड एनिमल्स के रिमेन्स डेट्राइटस बनाते हैं। इसमें लीव्स, बार्क, फ्लेवर्स और फीकल मैटर आते हैं, ठीक है। डेट्राइटस डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। डिकम्पोजिशन के प्रमुख स्टेप क्या हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन एक्सेट्रा। डेट्राइटिवोर्स अर्थवॉर्म द्वारा डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करने को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डेट्राइटिवोर्स अर्थवॉर्म जैसे कि द्वारा डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल को ब्रेक करने में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सॉइल होराइजन में नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सॉइल होराइजन में नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। ये न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेटेड होते हैं। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स द्वारा डेट्राइटस की सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करने की प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। ऊपर दिए गए डिकम्पोजिशन के सभी स्टेप्स डेट्राइटस पर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन दिया है डिकम्पोजिशन साइकिल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। डिकम्पोजिशन के समय ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया सॉइल में होती है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है, सॉइल में होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। अब ह्यूमस क्या है बेटा, ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स के एक्शन के लिए हाईली रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट से होता है। कोलॉइडल होने के कारण ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स रिजर्वायर का काम करता है। कुछ माइक्रोब्स ह्यूमस को पुनः तोड़कर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, इसे मिनरलाइजेशन कहता है। तो व्हाट इज मिनरलाइजेशन, माइक्रोब्स ह्यूमस को पुनः तोड़कर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स के एक्शन के लिए हाईली रेसिस्टेंट होता है। उसे भी कुछ माइक्रोब्स तोड़कर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन का एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन की दर डेट्राइटस के केमिकल कंपोजिशन और केमिकल फैक्टर द्वारा कंट्रोल होता है। पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिनिन पाया जाता है तो डिकम्पोजिशन की दर स्लो होती है। क्या पाया जाए, लिग्निन और काइटिन पाया जाए तो इसकी डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। डेट्राइटस में अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर ज़्यादा होंगे तो डिकम्पोजिशन की दर तेज़ी से हो जाएगी। अगर इसीलिए कहते हैं बेटा शुगर कम खाया करो, है ना। शुगर ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन की दर तेज हो जाएगी। शुगर सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ द्वारा डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर है। दोबारा पढ़ो, सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ द्वारा डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन स्पीड से होता है। लो टेम्परेचर और एनएरोबियोसिस डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल जमा हो जाता है।
लो टेम्परेचर और एनएरोबियोसिस डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल जमा हो जाता है। अब एनर्जी फ्लो, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, और अब थर्ड टॉपिक इज एनर्जी फ्लो, और फोर्थ इज क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगा, ठीक है। चलो एनर्जी फ्लो। गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को जोड़कर पृथ्वी के सभी इकोसिस्टम के लिए एकमात्र एनर्जी सोर्स क्या है बेटा, सन है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 50% से कम भाग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार का होता है। हम जानते हैं कि पौधे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन को बनाने के लिए सन की रेडिएशन को फिक्स करते हैं, ठीक है। पौधे पार का केवल 2 से 10% भाग कैप्चर करते हैं। एनर्जी की ये छोटी सी मात्रा संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करती है। इसलिए जानना जरूरी है कि प्लांट्स द्वारा कैप्चर की गई सोलर एनर्जी तथा इकोसिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कैसे फ्लो होती है। भोजन के लिए सभी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंड रहते हैं। सन से प्रोड्यूसर्स और उसके बाद कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहलाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इकोसिस्टम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुक्त नहीं होता है। इसे कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे जरूरी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस को बढ़ती रहे और डिसऑर्डर लाइंस के प्रति यूनिवर्सल टेंडेंसी से संघर्ष कर सके। इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी में ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी में ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्ब्स और वुडी प्लांट्स प्रमुख क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। इस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। आपने नेचर में उपस्थित फूड चेन तथा वेब्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। फूड चेन या वेब पौधे प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर ऐसे बने होते हैं जिसमें एनिमल्स अपने भोजन के लिए प्लांट या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं और बदले में वह किसी अन्य के लिए फूड बनते हैं। ये इंटरडिपेंडेंसी, क्या ये इंटरडिपेंडेंसी के कारण चेन या वेब बनती है। किसी ऑर्गेनिजम्स द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहती। प्रोड्यूसर में ट्रैप एनर्जी या तो कंज्यूमर को भेज दी जाती है या वह मर जाते हैं। ऑर्गेनिज जैसे कि अगर कोई पेड़ है तो उसे अगर एनिमल खा जाएगा तो उसकी एनिमल में ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, और अगर पेड़ मर जाएगा तो मिट्टी में चली जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की डेथ डेट्राइटस फूड चेन वेब की शुरुआत है। ऑर्गेनिज्म की डेथ डेट्राइटस फूड चेन वेब की शुरुआत है। सभी एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर तथा हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर से भोजन लेने वाले एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक स्मॉल प्लांट को एक छोटे से एनिमल ने खाया, ठीक है, उस एनिमल को बड़े एनिमल ने खाया और उस बड़े एनिमल को तुम खा गए, दैट इज टर्सरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ कॉमन हर्बीवोर्स इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जमीन पर कॉमन हर्बीवोर्स कौन से, इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मॉलस्क आते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स को खाने वाले कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स कहते हैं। इन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स, दो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का कहना ज़्यादा उचित है, ठीक है।
हर्बीवोर्स को खाने वाले कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स कहते हैं। इन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स कहने की जगह सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कार्निवोर्स पर डिपेंड रहने वाले एनिमल को सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कार्निवोर पर डिपेंड रहने वाले एनिमल को सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन को दिखाया गया है। सबसे पहले ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर है, गोट है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और जो मैन है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, ग्रास है, प्रोड्यूसर है, गोट है, प्राइमरी कंज्यूमर है, और मैन है सेकेंडरी कंज्यूमर है। डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी की शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। डीएफसी डिकम्पोजर से बनी होती है। डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें मुख्यतः फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। डिकम्पोजर्स डेट्राइटस फूड चेन को तोड़कर अपनी एनर्जी को न्यूट्रिएंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन्हें सेप्रोट्रॉप्स यानी कि सेप्रो मतलब टू डिकम्पोज भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं। ये एंजाइम्स डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ते हैं जो बाद में डिकम्पोजर्स द्वारा एब्जॉर्ब के लिए मर जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी एनर्जी का फ्लो महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जीएफसी की तुलना में डेट्राइटस फूड चेन द्वारा अधिक होते हैं। डीएफसी को कुछ लेवल पर जीएफसी से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिज्म जीएफसी के लिए प्रे बन जाते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ एनिमल जैसे कॉकरोच, क्रोज आदि ओमनिवोर्स होते हैं। फूड चेन का नेचुरल इंटरकनेक्शन एक फूड वेब बनाता है। आप ह्यूमन बींग्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? फीडिंग रिलेशनशिप के अनुसार ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल वातावरण या एक कम्युनिटी में अन्य ऑर्गेनिजम्स के साथ एक स्थान होता है। ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिशन या फूड सोर्स के आधार पर फूड चेन में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को क्रमांश फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्रॉपिक लेवल में रख देते हैं। जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का? ये प्लांट। अब ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में क्या है? हर्बीवोर। इसमें कौन से आएंगे? जूप्लैंक्टन, ग्रास होपर और काव। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है? कार्निवोर, जैसे कि बर्ड्स, फिशेस और वोल्फ। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी कि टॉप कार्निवोर क्या है? मैन और लायन। ठीक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। हर्बीवोर्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर एनर्जी की मात्रा घटती है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मरने के बाद डेट्राइटस या डेड बायोमास में बदल जाता है जो डीकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की आवश्यकता के लिए लोअर ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करते रहते हैं। ये निश्चित समय पर प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में लिविंग मटेरियल्स की कुछ मात्रा सर्टेन मास होती है जिसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। एक निश्चित समय पर प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में लिविंग मटेरियल की कुछ मात्रा सर्टेन मास होती है जिसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोमास का यूनिट एरिया में नंबर के द्वारा मेजर किया जाता है। एक स्पीशीज के बायोमास को फ्रेश या ड्राई वेट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बायोमास का मापन ड्राई वेट में अधिक एक्यूरेट होता है क्यों? यानी कि जीएफसी में ट्रॉपिक लेवल्स की संख्या रेस्ट्रिक्टेड रहती है, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर 10% लॉ का पालन करती है। प्रत्येक लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की ओर एनर्जी पर 10% होता है। ठीक है, जीएफसी में कई लेवल्स संभव हैं।
जैसे कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। चलो, ये क्या है? एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड। आप पिरामिड की शेप जानते होंगे। पिरामिड का बेस ब्रॉड होता है तथा एपिक्स की ओर नैरो होता है। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के बीच फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको पिरामिड की शेप एक समान मिलेगी। इस रिलेशनशिप को नंबर, बायोमास, एनर्जी में एक्सप्रेस किया जाता है। पिरामिड का बेस प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एपेक्स और टर्सरी या टॉप लेवल कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। अधिक स्टडी किए जाने वाले 3 इकोलॉजिकल पिरामिड हैं। नंबर 1 पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि तीनों दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Only 3 top carnivore are supported in an ecosystem based on their production of nearly 6 million ton। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये किसका है? पिरामिड ऑफ बायोमास शोज ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल। और थर्ड गेज इनवर्टेड पिरामिड बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ ज़ूप्लैंक्टन। ये कौन सा? इन्वर्टेड पिरामिड है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड है। ठीक, और ये फोर्थ कौन सा है? एनर्जी का पिरामिड है, आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। एनर्जी कंटेंट बायोमास या नंबर्स को किसी भी कैलकुलेशन में ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कंटेंट बायोमास या नंबर्स को किसी भी कैलकुलेशन में ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स को शामिल करना आवश्यक है। अगर ट्रॉपिक लेवल के कुछ इंडिविजुअल्स को कैलकुलेशन करते हैं तो किया गया भी जनरलाइजेशन ट्रू नहीं होगा, तो किया गया भी जनरलाइजेशन ट्रू नहीं होगा। ऑर्गेनिजम्स एक ही समय में साइमल्टेनियसली एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल में रह सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल किसी स्पीशीज को नहीं बल्कि एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। जो ट्रॉपिक लेवल है वो किसी स्पीशीज को नहीं बल्कि एक फंक्शनल यूनिट को, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एक स्पीशीज एक ही समय पर सेम इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स में रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पैरो जब सीड्स या फ्रूट्स और पी खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर, तथा और जब इंसेक्ट और बॉम्ब्स को खाती है तो स्पैरो को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आदमी फल खाए, सब्जी खाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। वही आदमी अगर मुर्गा खाने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक, क्या आप बता सकते हैं कि एक फूड चेन में मनुष्य कितने ट्रॉपिक लेवल्स पर काम कर सकता है? अधिकतर इकोसिस्टम में नंबर, एनर्जी और बायोमास के सभी पिरामिड अपराइट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की तौर बात करें, प्रोड्यूसर्स के नंबर बायोमास हार्बीवोर्स से अधिक होते हैं। हर्बीवोर्स के नंबर और बायोमास कार्निवोर्स से अधिक होते हैं। हर्बीवोर्स के नंबर और बायोमास कार्निवोर्स से अधिक होते हैं। लोअर ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी हायर ट्रॉपिक लेवल से अधिक होती है। ठीक है, एक्सेप्शन, किसी बिग ट्री पर फूड प्राप्त करने वाले इंसेक्ट की संख्या काउंट करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त होगा? उसमें उन छोटे इंसेक्ट्स पर डिपेंड, छोटी बर्ड्स, इसके साथ ही स्मॉलर बर्ड्स पर डिपेंड, बड़ी बर्ड्स को एस्टिमेट करें, वह शेप बनाएं तो इससे प्राप्त होती है। सी में बायोमास का पिरामिड भी जनरली इन्वर्टेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
सी में बायोमास का पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है क्योंकि फिशेस का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक है। क्या ये पैराडॉक्स नहीं है? पैराडॉक्स मतलब कंट्राडिक्टरी बट ट्रू। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एनर्जी पिरामिड का प्रत्येक बार एनर्जी के अमाउंट को इंडिकेट करता है। यह अमाउंट एनर्जी अमाउंट दिए गए समय या एनुअली पर यूनिट एरिया में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर पाया जाता है। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यह उन स्पीसीज को कंसिडर नहीं करती जो 2 या 2 से अधिक ट्रॉपिक लेवल से संबंधित होती हैं। इससे एक सिंपल फूड चेन बनती है जो कि नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें फूड वेब को कंसिडर नहीं करते हैं। सेप्रोफाइट्स का इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई स्थान नहीं है, जबकि ये इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल निभाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन सभी कम्युनिटीज़ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के बदलने के साथ कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। यह चेंज सीक्वेंस तथा ऑर्डर में होता है तथा फिजिकल एनवायरनमेंट के बदलाव के पैरेलल होता है। अंत में ये चेंजेस एक कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहने का मतलब है एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम के समीप होती है। दिए गए एरिया स्पीसीज कंपोजिशन में होने वाली ग्रेजुअल तथा फेयरली प्रिडिक्टेबल बदलाव को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीसीज एक एरिया में न्यू कॉलोनी बनाते हैं और इसकी पॉपुलेशन अत्यधिक हो जाती है, जबकि दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशन घटती जाती है। कभी कभी ये डिसअपियर हो जाते हैं। दिए गए एरिया में कम्युनिटीज़ के एंटायर सीक्वेंस में होने वाले सक्सेसिव चेंज को क्या बोलते हैं? सेरी बोलते हैं, सेरी कहते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ को सीरियल स्टेजेस सीरियल कम्युनिटीज़ कहा जाता है। सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस में ऑर्गेनिजम्स की स्पेसिफिक डाइवर्सिटीज़ बदलती रहती है। स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ती रहती है, टोटल बायोमास बढ़ता है। इस संसार में इन दोनों उपस्थित कम्युनिटी सक्सेशन के कारण आई है। ये सक्सेशन पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत से हो रहे हैं। ठीक है। वास्तव में उस समय सक्सेशन को एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस रहे होंगे। सक्सेशन वहाँ शुरू होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें ऐसे एरिया जहाँ कभी लाइफ उपस्थित नहीं थी, यानी कि बेयर रॉक्स। ठीक है। वह एरिया जहाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी कारण नष्ट हो गए। पॉइंट 1 में सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन तथा पॉइंट 2 में सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की अगर बात करें तो ये न्यूली कूल्ड लार्वा बेयर रॉक न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर में होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन न्यू बायोटिक कम्युनिटी का एस्टेब्लिश होना जनरली स्लो होता है। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की बायोटिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ सॉइल का होना आवश्यक है। बेयर रॉक्स पर फर्टाइल सॉइल के बनने के लिए सैकड़ों से हजार वर्ष नेचुरल प्रोसेस होते रहते हैं, जो मोस्टली क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा? ये उन एरिया में शुरू होता है जहाँ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि एबंडन्ड फार्मलैंड, जले या कटे फॉरेस्ट, फ्लडेड लैंड्स। इसमें कुछ सीड या सेडिमेंट उपस्थित होते हैं, इसी कारण से यह प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में फास्ट होता है। सक्सेशन का डिस्क्रिप्शन यूजुअली वेजिटेशन में चेंज पर फोकस रहता है। ये वेजिटेशनल चेंजेस कई प्रकार के इको एनिमल्स के फूड और शेल्टर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता है, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स का नंबर और टाइप्स भी बदलते रहते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा होने वाले डिस्टर्बेंस पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान होने वाले डिस्टर्बेंस पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये डिस्टर्बेंस नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा होते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस नई कंडीशंस भी बनाते हैं जो कुछ स्पीसीज को एनकरेज तथा अन्य स्पीसीज को डिस्करेज या एलिमिनेट कर देते हैं। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हैबिटाट के नेचर के आधार पर पानी या बहुत वेट एरिया में होने वाले प्लांट्स को सक्सेशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रार्च बोलते हैं। पानी या बहुत गीली एरिया में होने वाले प्लांट के सक्सेशन को हाइड्रार्च बोलते हैं। बहुत ड्राई होने वाले प्लांट के सक्सेशन को जिरार्च कहते हैं। हाइड्रार्च सक्सेशन की सीरीज हाइड्रिक से मेसिक कंडीशंस की ओर प्रोग्रेस करती है। किसमें? हाइड्रेज सक्सेशन की सीरीज हाइड्रिक से मेसिक कंडीशंस की ओर प्रोग्रेस करती है और जीरार्च सक्सेशन की सीरीज जीरिक से मेसिक कंडीशंस की तरफ प्रोग्रेस करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिख देते हैं। जो हाइड्रार्च है ठीक है, इसमें क्या होगा? इसकी जो सीरीज होगी वो हाइड्रिक से मेसिक कंडीशंस की तरफ प्रोग्रेस करेगी और अगर जो जिरार्च होगा इसकी सीरीज जीरिक से मेसिक कंडीशंस की ओर प्रोग्रेस करेगी। हाइड्रार्च किस में होता है बेटा? हाइड्रार्च वेट एरिया में, गीले एरिया में होता है और जीरिक किस में होता है? ये ड्राई एरिया में होता है। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हाइड्रार्च और जिरार्च दोनों सक्सेशन मीडियम वाटर कंडीशंस मेसिक की ओर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रार्च और जिरार्च दोनों सक्सेशन मीडियम वाटर कंडीशंस मेसिक की ओर जाते हैं। बेयर एरिया में इन्वेड करने वाली स्पीसीज को पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। बेयर एरिया में इन्वेड करने वाली स्पीसीज को पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। रॉक्स पर प्राइमरी सक्सेशन करने वाले यूजुअली लाइकेंस होते हैं। ठीक है, रॉक्स पर प्राइमरी सक्सेशन करने वाले यूजुअली क्या होते हैं? लाइकेंस ही होते हैं। लाइकेंस रॉक को डिसॉल्व करने के लिए एसिड सीक्रेट करते हैं जो वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद बहुत छोटे छोटे पौधे जैसे कि ब्रायोफाइट्स का जन्म होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट सॉइल की कम मात्रा को पकड़ने में सक्षम होते हैं। समय के साथ ही बिगर प्लांट्स की ओर बढ़ते जाते हैं और कई स्टेजेस के बाद अंत में स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी तब तक स्टेबल रहती है जब तक एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव नहीं होता है। समय के साथ साथ जीरोफिटिक हैबिटेट मीजोफाइट में बदल जाते हैं। ठीक है, वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर होते हैं। वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर होते हैं जो समय के साथ निम्न प्रकार रिप्लेस होते हैं। स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन की अगर बात करें, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, फिर फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट, सेज, फिर ग्रासेस, फाइनली ट्री। क्लाइमैक्स फिर से एक फॉरेस्ट बन जाता है। क्लाइमैक्स फिर से एक फॉरेस्ट बन जाता है। समय के साथ वाटर बॉडीज लैंड में बदल जाती हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में इन्वेड करने वाली स्पीसीज इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। कंडीशंस ऑफ सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, एनवायरनमेंट, सीड या प्रोपेग्यूल्स की प्रेजेंस। चूँकि सॉइल यहाँ पहले से रहती है इसलिए सक्सेशन की रेट में बहुत फास्ट होती है, इसलिए यहाँ क्लाइमैक्स भी जल्दी पहुँच जाता है। प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। प्राइमरी सक्सेशन के क्लाइमैक्स तक पहुँचने में हजारों वर्ष लगते हैं। जब सभी सक्सेशन इन वाटर और इन लैंड एक ही तरह की क्लाइमैक्स कम्युनिटी को जन्म देते हैं, डेट इज द म्यूजिक। फाइटोप्लैंक्टन, रीड स्वैम्प स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, मार्स मीडो स्टेज। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन।
उसके बाद सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, श्रब स्टेज ऑफ ए फॉरेस्ट। बेटा ये सीक्वेंस बना के तुम्हें याद करना है। नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन, रीड स्वयं स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, मार्स मीडो स्टेज, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, श्रब स्टेज ऑफ ए फॉरेस्ट। ये सीक्वेंस बना के याद कर लेना, इसका ऑर्डर तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, द लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ, रिप्रोडक्शन तथा विभिन्न बॉडी को फंक्शन करने के लिए लगातार न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। किसी दिए गए द लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ, रिप्रोडक्शन तथा विभिन्न बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए लगातार न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। दिए गए समय में सॉइल में उपस्थित कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम आदि जैसे न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। स्टैंडिंग स्टेट विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में वेरी करते हैं। स्टैंडिंग स्टेट सीजन पर बेस्ड होते हैं। इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कभी समाप्त नहीं होते, ये समय के साथ रिसाइकल होते रहते हैं, जो कि इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहते हैं। इकोसिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट द्वारा न्यूट्रिएंट का मूवमेंट न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहलाता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जियो माने रॉक्स, एयर, वाटर। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो माने रॉक्स, लिविंग रॉक्स, एयर, वाटर। न्यूट्रिएंट साइकिल्स दो प्रकार की होती है। नंबर 1 गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस साइकिल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। सेडिमेंट्री साइकिल सल्फर और फास्फोरस साइकिल का रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है। दोबारा पढ़ो, गैसियस साइकिल जो है उसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, और जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है। एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स के रिलीज होने के रेट पर रेगुलेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा होता है, जैसे कि सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर। रिजर्वायर का फंक्शनल यूनिट की कमी को पूरा करना है। ये कभी इनफ्लक्स और इफ्लक्स के रेट में इम्बैलेंस के कारण होती है। इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, ठीक। कार्बन ऑर्गेनिजम्स की ड्राई वेट का 49% भाग होता है, 49% भाग बनाता है और पानी के अंदर आता है। ग्लोबल कार्बन की टोटल क्वांटिटी में से 71% कार्बन समुद्र में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। वह समुद्री कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा को रेगुलेट करता है। क्या आप जानते हैं कि टोटल ग्लोबल कार्बन का 1% भाग एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि टोटल ग्लोबल कार्बन का केवल 1% भाग ही एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? That is the simplified model of carbon cycle in the biosphere. फॉसिल फ्यूल भी कार्बन के रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉसिल फ्यूल भी कार्बन के रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन की साइकिलिंग एटमॉस्फेयर, ओशन और लिविंग तथा डेड ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से होती है। एक एस्टीमेट के अनुसार बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनुअली 4 × 10⁻13 kg कार्बन का फिक्सेशन होता है। कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा CO2 के रूप में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के रेस्पिरेशन द्वारा एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है। डिकम्पोजर्स लैंड या ओशंस के डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं। इस प्रकार CO2 की काफ़ी मात्रा डिकम्पोजर्स द्वारा छोड़ी जाती है। फिक्स्ड कार्बन की कुछ मात्रा सेडिमेंट्स में नष्ट हो जाती है, सर्कुलेशन द्वारा रिमूव की जाती है। एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होने के एडिशनल सोर्सेज क्या क्या है बेटा? बर्निंग वुड, फॉरेस्ट फायर, फॉसिल फ्यूल के जलने से, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनो एक्टिविटी। मनुष्य की एक्टिविटीज़ भी कार्बन साइकिल को प्रभावित करती हैं, जैसे कि रैपिड फॉरेस्टेशन, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए फॉसिल की बर्निंग वातावरण में CO2 के रिलीज होने के रेट को बढ़ाते हैं। एंड लास्ट इज फॉस्फोरस साइकिल, सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इन ए टेरेस्ट्रियल। ठीक है।
फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड और ईटीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कई एनिमल्स को अपनी सेल बोन और टीथ आदि को बनाने के लिए फॉस्फोरस की नीड होती है। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वॉयर क्या है? रॉक। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वॉयर रॉक है। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो गैसियस साइकिल है यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल, इसका रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर है। और जो सेडिमेंट्री साइकिल है जिसका एग्जांपल है सल्फर और फॉस्फोरस, का जो रिजर्वॉयर है वो अर्थ क्रस्ट है। ठीक है। और फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वॉयर रॉक है। रॉक में फॉस्फोरस फॉस्फेट्स के रूप में होता है। रॉक में फॉस्फोरस फॉस्फेट्स के रूप में होता है। रॉक्स की वेदरिंग से कम मात्रा में फॉस्फेट मिट्टी में आ जाता है जिसे रूट्स द्वारा पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। हर्बीवोर्स और अन्य एनिमल्स इस एलिमेंट्स को पौधों से प्राप्त करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट और डेड ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन द्वारा फॉस्फोरस रिलीज होता है। यह डिकम्पोजिशन फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया द्वारा होता है। अनलाइक कार्बन साइकिल, एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस को रेस्पिरेशन द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है। क्या आप कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल के मध्य डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल के बीच दो महत्वपूर्ण डिफरेंस हैं। नंबर 1 इज रेनफॉल के माध्यम से फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर में इनपुट कार्बन की तुलना में बहुत कम होता है। ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच फास्फोरस का गैसियस एक्सचेंज नेग्लिजिबल होता है। एंड लास्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल और एस्थेटिक गुड्स की एवं सर्विसेज की वाइड रेंज के लिए हेल्दी इकोसिस्टम एक आधार है। इकोसिस्टम प्रोसेस के प्रोडक्ट्स को इकोसिस्टम सर्विसेज का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की सर्विसेज जैसे कि एयर और वाटर को प्योरीफाई करना, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करना, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटाट प्रदान करना, कार्बन के लिए स्टोरेज प्रदान करना, एस्थेटिक सौंदर्य, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू प्रदान करना, ड्रॉट और फ्लड्स को कम करना, फर्टाइल सॉइल को जनरेट करना और क्रॉप का पॉलिनेशन। बायोडाइवर्सिटी की इन सर्विसेज की वैल्यू को डिटरमाइन करना कठिन है, परंतु बायोडाइवर्सिटी को एक हेफ्टी प्राइस टैग प्रदान करना चाहिए। रॉबर्ट कॉन्स्टेंज एक साइंटिस्ट हैं और उनके कलीग्स ने हाल ही में नेचर की लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज को प्राइस टैग देने की कोशिश की। रिसर्चर्स ने फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए एक वर्ष का एवरेज प्राइस टैग $33 ट्रिलियन रखा है, जिसे मुफ्त में मिलने के कारण अधिक यूज किया जाता है। ये ग्लोबल जीएनपी का लगभग 2 गुना है। ग्लोबल जीएनपी $18 ट्रिलियन है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज की टोटल कॉस्ट में सॉइल फॉर्मेशन के लिए 50% है, रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आदि में प्रत्येक 10% से कम का कंट्रीब्यूशन रखती है। वाइल्ड लाइफ के लिए क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटाट में प्रत्येक की कॉस्ट लगभग 6% है। तो आज बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इकोसिस्टम। तो आज हमने क्या कंप्लीट कर दिया है? इकोसिस्टम। आफ्टर दैट हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी और उसके बाद हमारी 12th की एनसीईआरटी हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करेंगे एमसीक्यू एमटीजी की एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी उसे हम बीच में छोड़ दिए थे, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब वो सीरीज एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगी, एमसीक्यू सीरीज 11th क्लास और 12th क्लास तक, मॉर्फोलॉजी तक हम करा चुके हैं। मॉर्फोलॉजी से आगे हम दोबारा रिस्टार्ट करेंगे उस सीरीज़ को। उसके बाद तुम लोग बताना कि हमें क्या नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो।